मैं डॉक्टर रितेश कुमार करंट अफेयर्स के टॉपिक में आज G7 के साथ उपस्थित हूँ। यह टॉपिक एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आएंगे। किसी भी टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए उस टॉपिक के पृष्ठभूमि अर्थात बेसिक पे काम करनी होती है। तो चलिए मेरे साथ मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। G7 जिसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है। सामान्यतः इसमें देशों की संख्या कितनी है तो 7 है। कौन कौन से देश हैं? जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। लेकिन अधिकांश प्रश्न शुरुआती जो होते हैं प्रश्न इसके, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये निम्नलिखित में से ग्रुप 7 में आखिर कौन कौन से देश हैं। ऐसी परिस्थिति में कन्फ्यूजन की संभावना काफ़ी होती है। फलतः मैंने एक ट्रिक का निर्माण किया है, जूस विथ GF। जब आप इसके वर्ड पर गौर करेंगे तो सातों देश का नाम इससे आ जाएगा, जैसे जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से क्या होगा तो फ्रांस होगा। लेकिन आखिर यह ग्रुप 7 है क्या? तो इसके समझने के लिए आपको कुछ बिंदु पे गौर करना पड़ेगा। ग्रुप 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जो विश्व के 7 सर्वाधिक औद्योगिकीकरण वाला देश के साथ साथ लोकतांत्रिक देशों का अनौपचारिक समूह है। अर्थात ग्रुप 7 7 अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था का एक संगठन है जो प्रजातंत्र पे विश्वास करता है। उसका यह एक अनौपचारिक संगठन है। लेकिन इस संगठन में एक ऐसे सदस्य को भी शामिल किया जाता है जिसकी गणना गैर गणना सदस्य में होती है। वह देश कौन है? तो उसे हम देश न कहकर EU कह सकते हैं, अर्थात यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ G7 में एक गैर गणना सदस्य है। सामान्यतः कोई भी संगठन का मुख्यालय होता है, लेकिन ग्रुप 7 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। लेकिन इस ग्रुप 7 का उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक शासन, विश्व में शांति सुरक्षा की स्थापना और ऐसी विकास जिससे पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे, अर्थात समावेशित विकास की अवधारणा पर विशेष रूप से ग्रुप 7 फोकस करता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी जिसके कारण ग्रुप 7 की स्थापना की आवश्यकता हुई। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फलतः विश्व के कुछ देशों को ऐसी आवश्यकता लगी। इसके पीछे जो मुख्य कारण थे वो ये थे कि 1973 में विश्व में तेल की संकट उत्पन्न हो गई थी। साथ ही साथ विकसित देशों की में आर्थिक मंदी काफ़ी तेज गति से बढ़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी। फलतः 5 देशों के वित्त मंत्री ने 1973 में एक बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया कि एक सशक्त आर्थिक संगठन की स्थापना की जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए 1973 में जिस वित्त मंत्रियों की बैठक हुई उसमें कौन सा देश शामिल था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस शामिल था। लेकिन इस ग्रुप 7 की पहली बैठक कहाँ हुई? तो फ्रांस में हुई। जनरली बच्चे देश पे तो फोकस कर देते हैं, लेकिन किस स्थल पे यह समिट हुआ उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो 1975 में ग्रुप 7 की पहली बैठक फ्रांस के रैम्बोइट नामक शहर में हुई और 1975 के इस बैठक में शामिल होने वाला नया देश कौन था? तो इटली था। अर्थात ग्रुप 5 के बाद जिस ग्रुप 6 में
इटली शामिल हुआ उसका वर्ष क्या था, तो 1975 था। अर्थात 1975 में इटली जो था वो ग्रुप 6 का सदस्य बना और 1976 में ग्रुप 6 ग्रुप 7 में कन्वर्ट हो गया। और इसमें कौन से देश शामिल हुए, तो कनाडा शामिल हुए। लेकिन आगे चलकर यह ग्रुप 7 ग्रुप 8 में कन्वर्ट हो गया और ग्रुप 8 में शामिल होने वाले देश कौन थे, रूस थे। रूस ग्रुप 8 में कब शामिल हुआ, तो 1998 में शामिल हुआ। लेकिन क्रीमिया विवाद के कारण 2014 में रूस ग्रुप 8 का सदस्य से अपने आप को अलग कर लिया, फलतः G8 पुनः G7 में कन्वर्ट हो गया। जब भी कोई समिट हो तो 3 क्वेश्चन पे अवश्य काम करनी चाहिए। समिट कहाँ हो रही है, भविष्य में कहाँ होगी, और जो समिट हो रही है उससे पहले समिट कहाँ हुई। अर्थात ग्रुप 7 का 49वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 2023 में हिरोशिमा में हुआ। हिरोशिमा किस देश में है, जापान में। ग्रुप 7 का 50वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 2024 में इटली के अपूलिया नामक शहर में हुआ। इस अपूलिया शहर को पूलिया नामक शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन कितने दिन तक चला, तो 13 जून से लेकर 15 जून तक चला। लेकिन 2025 में ग्रुप 7 का 51वां सम्मेलन 51 सम्मेलन कहाँ होगा, तो कनाडा के कनानेस्टिक्स नामक स्थल पर यह होगा। लेकिन 2024 में ग्रुप 7 की जो 50वीं बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किस देश को मिली, उसकी अध्यक्षता किस देश को मिली, तो उसकी अध्यक्षता इटली को मिली। अभी तक इटली ग्रुप 7 की अध्यक्षता कितने बार कर चुका है, तो 7 बार कर चुका है। लेकिन परीक्षा के लिए यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो हमको लगता है कि नवीन कुमार, के रागिनी कुमारी, ज्योति इत्यादि जो हैं इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। साथ ही साथ सूरज भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, परवेज भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो सदैव चर्चित रहती हैं। उनका नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी है। साथ ही साथ इटली के राष्ट्रपति कौन है, तो इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला हैं। सामान्यतः जॉर्जिया मेलोनी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि G7 का 2024 में जो सम्मेलन हुआ उसके प्रमुख उद्देश्य अर्थात उसके प्रमुख एजेंडा क्या थे, तो जलवायु परिवर्तन, गाजा में युद्ध विराम को रोकना, साथ ही साथ यूक्रेन रूस विवाद को समाप्त करना, इटली में अफ्रीकन जनता के आगमन को रोकना, क्योंकि उसके कारण इटली के अंदर डेमोग्राफी पे उसका असर पड़ा है और इटली की सरकार नहीं चाहती है कि अफ्रीका के लोग माइग्रेट करके उसके देश में आएँ, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था के अलावा कई प्रकार की राजनीतिक समस्या हो जाए। ये भी एजेंडा में है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा को बढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे चीन की आक्रामक नीति के कारण कई देशों को समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धि के तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा बढ़ाना, चीन के प्रभाव को कम करना और लाल सागर में जो समुद्री लुटेरे हैं जिनके द्वारा जहाज लूट ली जाती है उनके शक्ति को समाप्त करना, इसके प्रमुख एजेंडा थे। साथ ही साथ पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, समावेशित विकास कैसे किया जाए, पर्यावरण को में जो उत्सर्जन होती है चीज़ें उसको कैसे कम किया जाए, वो भी 2024 का एजेंडा था। सेगमेंट सी पे जब आप गौर करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि G7 का 2024 के सम्मेलन में किन 5 संगठनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, वो संगठन कौन थे, तो अफ्रीका विकास बैंक थे जिसके अध्यक्ष कौन हैं, अदेसीना हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMF कहा जाता है उसकी अध्यक्षता CMD क्रिस्टीना जॉर्जिया को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव कोरमैन को भी आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस, जिनका संबंध किस देश से है तो पुर्तगाल से है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी इस संगठन में आमंत्रित किया गया था। लेकिन इटली में होने वाले G7 की जो बैठक हुई, उस बैठक में 12 देश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। ये तो 5 संगठन थे, लेकिन सेगमेंट डी में मैं उन 12 देश का नाम बता रहा हूँ जिसे स्पेशल तौर पे इस संगठन में शामिल होने के लिए वहाँ के प्रधान को आमंत्रित किया गया था। वे सदस्य कौन थे? तो भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केनिया, मॉरिटानिया, ट्यूनेशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन और वेटिकन सिटी। इन देशों के प्रधान को इसमें शामिल किया गया था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है, जिसकी सीमा किस देश से मिलती है? तो इटली से मिलती है। यहाँ पे पोप का निवास है, तो फादर पोप इस सम्मेलन में विशेष तौर पे आमंत्रित थे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम G7 पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि G7 में आमंत्रित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन G7 में डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 बार शामिल हुए। वो शामिल कब से कब तक रहे? तो 2005 से लेकर 2009 तक इस G7 के सम्मेलन में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ G7 में श्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी 5 बार शामिल हुए। वो कब से कब तक शामिल हुए? 2019-20 में कोविड के कारण ये सम्मेलन नहीं हुआ था। 19 के बाद 21, 22, 23 और 24 में शामिल हुआ। अभी तक भारत की सहभागिता G7 के कितने सम्मेलन में हुई है? तो 11 बार भारत की भागीदारी हुई है। साथ ही साथ G7 जो विश्व का सर्वाधिक संपन्न आर्थिक देश है, उन देशों में आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि इस प्रकार की बनाई है कि उसे आमंत्रित करने की आवश्यकता हुई। आखिर कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण भारत को आमंत्रित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 3.94 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है, जो कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। यह सबसे बड़ा आधार है जिसके कारण भारत को इसके लिए आमंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ भारत G7 का रणनीतिक साझीदार है। G7 की जो रूपरेखा तैयार होती है, जो रणनीति तैयार होती है, उसमें भारत की सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इतना ही नहीं, हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। और साथ ही साथ G7 के देश को लगता है कि चीन को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए भारत को ज़्यादा वरीयता दी जाए, इसलिए भी भारत को आमंत्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था कनाडा, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि भारत को आमंत्रित किया जाता है। डाटा कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन जाते जाते, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।